हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर स्टडी एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो कि पार्ट 3 होगा। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो ये यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है पूरे 6 पार्ट में बटा हुआ है, जिसमें हम लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार पढ़ चुके हैं और यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण भी हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्रांतियों का युग, जो कि 1830 से 1848 तक क्या क्या क्रांति हुए उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो द एज ऑफ रिवॉल्यूशन कहाँ से, तो 1813 से 1848 के बीच का है, यानी कि क्रांतियों का युग 1830 से 1848। इसका फर्स्ट जो टॉपिक है, जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कैसे रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिज्म जो थे, उन्होंने बुर्बो राजवंश को दोबारा सत्ता में लाए, जिसे फ्रांसीसी क्रांति के समय हटा दिया गया था। हमने यह भी पढ़ा था कि ब्रिटेन, रूस, प्रस्सा और ऑस्ट्रिया ने फ्रांस के साथ युद्ध किया। उस समय फ्रांस में नेपोलियन का शासन था और नेपोलियन हारने के बाद आत्मसमर्पण किया। हमने यह भी पढ़ा था कि रूढ़िवादी के कारण ही निरंकुश सरकारों पर जो लोग सवाल उठाते थे उन्हें दबाया तथा सरकार ने सेंसरशिप भी लगाई, जिसके कारण क्रांतिकारियों ने अपनी आवाजें उठाई, जिसमें से हम लोगों ने यूसेपी मैथिनी के बारे में भी पढ़ा था। तो अब क्या था कि जो रूढ़िवादी व्यवस्था थी उसने अपनी ताकत को और भी मजबूत बनाने की कोशिश की। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो यूरोप का और भी क्षेत्र था, जैसे इटली हुआ, जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, आयरलैंड, पोलैंड, ये सभी क्षेत्रों में उदारवाद यानी कि लिबरल और जो राष्ट्रवाद की क्रांति के लिए जो आवाजें उठाते थे उन सबको जोड़कर देखा जाने लगा, क्योंकि दोनों का जो एम था सेम ही था। दोनों क्या चाहते थे, दोनों आज़ादी ही चाहते थे, दोनों की कामना आज़ादी ही थी, इसलिए दोनों को जोड़कर देखा जाने लगा। और इटली, जर्मनी के राज्य, ओटोमन साम्राज्य तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इन्हीं सब राज्यों में उदारवाद और राष्ट्रवाद की क्रांति को जोड़कर देखा जाने लगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यम वर्गीय यानी कि एजुकेटेड मिडिल क्लास इलाइट विशिष्ट लोग थे। अब जो ये क्रांति हुआ था, इन क्रांतियों का जो लीडरशिप था उसने कौन किया था, तो उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया था। अब उदारवादी राष्ट्रवाद में कौन किए थे, तो ये जो शिक्षित, जो एजुकेटेड थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने ही इस क्रांति का नेतृत्व किया था, क्योंकि जो पढ़े लिखे वो लोग होंगे वही रिवॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। पढ़े लिखे के अंतर्गत कौन कौन आता था, तो प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार के लगे लोग। तो ये सभी लोग क्या करते थे, मध्यम वर्गीय शिक्षित लोग थे और इन्होंने ही क्रांतियों का नेतृत्व किया था। और ये सभी क्या थे, तो उदारवादी राष्ट्रवादी थे। अब जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, फ्रांस में जुलाई क्रांति। अब जो ये सभी क्या कर रहे थे कि नेतृत्व तो कर रहे थे, उसी के दौरान हमारे फ्रांस में एक जुलाई क्रांति हुई। तो हम लोग दो क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, एक फ्रांस में जुलाई क्रांति और दूसरा जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है यूनान की स्वतंत्रता संग्राम। जो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि फ्रांस में इससे पहले भी रिवॉल्यूशन हो चुका था, 1789 में हुआ था, जिस समय बुर्बो वंश के ही राजा लुई 16वां थे और जो एक निरंकुश शासक थे। अगर आप लोगों ने फ्रांस के रिवॉल्यूशन जो इसी का पार्ट 1 है उसे अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उससे अच्छी तरह से आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो देख लिए कि उस समय तो हुई फ्रांस में क्रांति और धीरे धीरे बहुत कुछ बदलाव भी हुआ, लेकिन जब नेपोलियन का अंत हुआ और 1815 के बाद जो रूढ़िवादी धारणाएं आई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से राजतंत्र को वापस ला दिया, जिसके कारण फ्रांस में जुलाई में फिर से क्रांति हुआ। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है, फ्रांस में जुलाई क्रांति 1830 में हुआ। उन्होंने 15 साल तक यानी कि 1815 में रूढ़िवादी धारणाएं आई, तो 1815 से
1830 तक, यानी कि 15 साल तक फ्रांस के लोग शोषित हुए हैं। किससे? तो निरंकुश राजा से। और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो राजा जो 1815 के बाद सत्ता में आई थी, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। अब देखिए, अब जो इस बुर्बो राजवंश जो अभी हमने पढ़ा था कि जो 1815 में जो आया था, रूढ़िवादी के द्वारा जो बुर्बो वंश की सत्ता जो वापस आई थी, उसे फिर उदारवादी जो रिवॉल्यूशनरी थे उन्होंने क्या किया, उसे उखाड़ फेंका था। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया और जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। जो बुर्बो वंश की सत्ता जो वापस आई थी उसे तो उन्होंने हटा दिया। उसके बाद में उसके जगह पर क्या किया कि एक संवैधानिक राजतंत्र को स्थापित किया गया जहां पे संविधान लागू हो, और उसके जो अध्यक्ष बनाया गया उसका नाम था लुई फिलिप। ये नाम आप लोग याद रखिएगा, लुई फिलिप का। नेक्स्ट, मेटरनिक ने यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। अब मेटरनिक के बारे में आप लोगों को तो याद ही होगा कि नेपोलियन का लास्ट युद्ध जिसमें वो हार गया था 1815 ईस्वी में, उस समय जब एक तरफ से फ्रांस के राजा नेपोलियन थे और दूसरे तरफ से ऑस्ट्रिया, रूस, प्रसा, ब्रिटेन, ये सभी राष्ट्र एक साथ थे, तो उस समय फ्रांस के साथ क्या किया जाए, और उस समय वियना में संधि हुई थी, शायद आप लोग को याद होगा। उसी समय जो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक थे उन्होंने इस वियना सम्मेलन की मेजबानी की थी, यानी कि खातिरदारी की थी। तो वही मेटरनिक था, और मेटरनिक क्या चाहता था, वो रूढ़िवादी व्यवस्था का था, वो फ्रीडम नहीं चाहता था। तो वही टिप्पणी किया था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। इसका मतलब है कि जब भी फ्रांस में क्रांति होती है तो जो यूरोप के अन्य राष्ट्र हैं वहां भी उसकी छींटें पड़ने लगती है और अन्य राष्ट्र भी क्रांति की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ भी क्या किया था, एक तो 1789 में रिवॉल्यूशन हुआ था और उसके बाद जो 1830 है उसमें भी क्रांति हुआ था, और उसी के बारे में मेटरनिक ने ये बात कही थी। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, व्हेन फ्रांस स्नीज मेटरनिक वंस रिमार्क्स द रेस्ट ऑफ यूरोप कैसेस कोल्ड। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ये बात किसने कही थी, तो मेटरनिक ने कही थी। एक ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती, यह बात किसने कही थी, तो मेटरनिक ने कही थी। अब नेक्स्ट है, जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स थी, और वहां भी जब फ्रांस में जब क्रांति हुआ तो उसी को देखकर ब्रसेल्स में भी विद्रोह हुआ, और जब ब्रसेल्स में विद्रोह हुआ तो ब्रसेल्स एक अलग राष्ट्र बन गया, और वो पहले कहाँ था, तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड के साथ था, और उससे वो अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार फ्रांस में 1830 में फिर से क्रांति हुई, जिसे जुलाई क्रांति का नाम दिया गया, और उसी को देख के ब्रसेल्स में भी हुआ और फिर ब्रसेल्स भी एक अलग राष्ट्र बन गया। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंट। हम लोग देखते हैं कि मैप में ग्रीक कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये यूनान है, यूनान को ग्रीस भी कहा जाता है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये ओटोमन साम्राज्य है, और जो यूनान था वो ओटोमन साम्राज्य का ही एक हिस्सा था। ओटोमन साम्राज्य था एक मुस्लिम साम्राज्य था, और आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार यूरोप जो है छोटे छोटे कई राज्यों में बटा हुआ है। अब हम लोग फिर देखेंगे किस प्रकार यूरोप में एकीकरण की भावना आती है, जर्मनी में, इटली में, उसे हम लोग आगे देखेंगे। तो 15वीं सदी से यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। अभी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार जो यूनान था वो ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, तो कब से, तो 15वीं सदी से ही। और 1821 में यूनानियों की आज़ादी के लिए संघर्ष आरंभ हो गया, लेकिन उससे पहले ही 1821 में यूनानियों की आज़ादी के लिए संघर्ष आरंभ हो चुका था। वो भी एक अलग राष्ट्र बनाने की चाह में था। जिस यूनानी राष्ट्रवादी को निर्वासन में रखा गया उसका साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों ने दिया जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। अब जो भी यूनानी राष्ट्रवादी थे, जो यूनान के लिए जो आज़ादी की कामना करते थे, उन्हें निर्वासन में रखा गया, यानी कि उन्हें देश निकाला दिया गया, जिस इंग्लिश में जिसको हम एक्साइल भी कहते हैं। और उसका साथ यानी कि
उन राष्ट्रवादियों का साथ किसने दिया था? तो जो पश्चिम यूरोप के अनेक लोगों ने दिया। जो पश्चिमी यूरोप के अनेक लोग क्या थे? तो वो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे, यानी कि सिंपैथी रखते थे। किसके प्रति? तो प्राचीन यूनानी कल्चर के प्रति या एंशिएंट ग्रीक कल्चर के प्रति वो क्या करते थे? सिंपैथी रखते थे। तो इस पॉइंट्स को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये भी पूछा जा सकता है कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के समय जो पश्चिमी यूरोप के लोग थे किसके प्रति सहानुभूति रखते थे? तो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति वो लोग सहानुभूति रखते थे। तो इस पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लॉर्ड बायरन। तो लॉर्ड बायरन कौन थे? तो ये अंग्रेज कवि थे। इन्होंने युद्ध के लिए धन इकट्ठा किया, बाद में युद्ध में लड़ने भी गए और 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु भी हो गई। तो अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि किस प्रकार जो लॉर्ड बायरन थे उन्होंने यूनान की स्वतंत्रता के लिए युद्ध में लड़ने के लिए धन इकट्ठा किया था और वो ब्रिटेन के रहने वाले थे, फिर भी उन्होंने यूनान का साथ दिया और 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अब जो नेक्स्ट है वो है कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। कवि और कलाकारों ने यूनान को क्या कहा? यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा और उसकी प्रशंसा भी की। और जो मुस्लिम साम्राज्य, जो ऑटोमन साम्राज्य का जो हिस्सा था उसे मुस्लिम साम्राज्य भी कहा जाता था। तो ऑटोमन साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए लोगों को उसने जुटाया भी था। किसने? तो कवियों और कलाकारों ने। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में कैसे प्रश्न पूछेंगे। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना किसने कहा था? तो कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा। अब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा गया है? तो यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा गया। ध्यान में रखिएगा, जिसको इंग्लिश में क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि किसने कहा था? तो कवियों और कलाकारों ने। अब लास्ट में क्या हुआ कि जब 1832 में कस्तूनतुनिया की संधि हुई तो उस समय यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता क्या हुआ? दे दिया गया। अब आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार यूनान को भी एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई और एल्सेस को भी एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना, जिसको इंग्लिश में कहेंगे द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। यानी कि किस प्रकार रोमांटिक इमेजिनेशन के साथ राष्ट्रीयता की भावना आती है, फीलिंग्स आती है, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रोमानीवाद यानी रोमांटिसिज्म। तो रोमांटिसिज्म किसे कहा जाता है? रोमानीवाद किसे कहा जाता है? तो एक ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन जो एक खास तरह का राष्ट्रीय भावना का विकास चाहता था। जो रोमानीवाद थे वो क्या करते थे कि वो कला, काव्य, कहानी, किस्से और संगीत के माध्यम से वो राष्ट्रवाद की भावनाओं को व्यक्त करने में उन्होंने ज़्यादा सहयोग किया। यानी कि वो रोमांटिक किस्म के थे। वो चाहते थे कि व्यक्ति अगर राष्ट्रवाद की भावना अगर चाह रहा है तो वो रोमांटिक के तरीके से वो राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करे। तो ये खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास चाहते थे। नेक्स्ट, राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्णय में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई है। जो रोमानी लोग थे वो ये मानते थे कि जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ है केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ है, उसका जो राष्ट्र का जो विचार आया है उसमें कल्चर की अहम भूमिका है, संस्कृति की अहम भूमिका है। राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में कला, काव्य, कहानी, किस्सों और संगीत ने सहयोग किया। जो रोमानीवाद थे, रोमांटिक इमेजिनेशन करते थे, वो क्या करते थे कि राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने यानी कि उसकी शेप देने में और उसको एक्सप्रेस करने में किसकी भूमिका है? तो वो आर्ट की, पोएट्री, स्टोरी की और म्यूजिक की, ये सभी का सहयोग दिया है। राष्ट्रवादी फीलिंग्स को शेप देने में
कला, काव्य, कहानी, किस्सा और संगीत, ये सभी ने सहयोग दिया है, जिसको इंग्लिश में आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरी एंड म्यूजिक भी कहते हैं। और नेक्स्ट है, रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क, वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडल की आलोचना की और उनकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यमयी भावनाओं पर जोर दिया। जो रूमानी आर्टिस्ट और जो कवि थे वो क्या, उसने किस चीज की आलोचना की कि तर्क वितर्क और वाद विवाद को वो नहीं मानते थे। उनका ये कहना था कि तर्क वितर्क और वाद विवाद से राष्ट्र की भावना नहीं आती है। और विज्ञान की महिमा मंडल का मतलब हुआ कि इसमें किसी की प्रशंसा की गई हो, यानी कि जिसमें साइंस का गुणगान हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो, ये इस बात की आलोचना करते थे। वे किसी की प्रशंसा भी नहीं चाहते थे। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है विज्ञान का, तो ये क्या करते थे कि विज्ञान की जो महिमा मंडल का मतलब होता है गुणगान करना, बखान करना, तो वो इसकी आलोचना करते थे। और इसके जगह किसको मानते थे, तो भावनाओं यानी कि इमोशन को मानते थे, अंतर्दृष्टि यानी कि इंस्टीट्यूशन को मानते थे, और रहस्यवादी भावनाओं यानी कि मिस्टिकल फीलिंग्स को वो मानते थे। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो रूमानी कलाकार और कवि किस चीज पे जोर दिया था, तो भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यमयी भावनाओं पे जो रूमानी कलाकार थे उन्होंने इस पे जोर दिया था। नेक्स्ट है, उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। जो रूमानी लोग थे वो क्या चाहते थे, वो एक चाहते थे कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति हो। साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति को इंग्लिश में कहा जाता है एसेंस ऑफ ए शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, यानी कि वो क्या कि उन्होंने जो साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति को और साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का बेस बनाया जाए। वे यही चाहते थे, जो रूमानीवाद थे वो यही चाहते थे कि राष्ट्र का आधार किसको बनाया जाए, तो साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। साझा सांस्कृतिक अतीत को इंग्लिश में कॉमन कल्चर फास्ट कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है यूजीन डेला क्रोवा। अब देखिए ये नाम आपको याद रखने होंगे, अजीब अजीब नाम है इस चैप्टर में, तो इस सारे नाम को आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो ये कौन थे, तो ये फ्रेंच रूमानी चित्रकारों में से एक थे। कौन, तो यूजीन डेला क्रोवा, जो फ्रेंच रूमानी चित्रकार थे उनमें से ये एक थे। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूजीन डेला क्रोवा कौन थे, निम्नलिखित में से कौन थे, तो ये ध्यान में रखिएगा। या फिर ये भी पूछा ये कहाँ के रहने वाले थे, तो फ्रेंच के रहने वाले थे। और ये कौन थे, तो रूमानी चित्रकार में से एक थे। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो चित्र बनाया था यह चित्र द मैसेकर एट कियोस द्वीप की है, और जहां पर तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला। अब हम लोग इसको फिगर की है, इसी चित्र की बात चर्चा चल रही है, इसी चित्र के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आप लोग के पास बुक है तो आप लोग इसे बुक के जो कि पेज नंबर 14 का है, आप लोग उसे देख सकते हैं। कियास द्वीप का चित्र है और 1824 में इसे यूजीन डेला क्रोवा ने बनाया था। इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें क्या हुआ कि इसमें जो रूमानी चित्रकार थे उन्होंने मतलब इसमें यह दिखाया कि तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला, और डेला क्रोवा ने जो ये घटना घटी है इसको नाटकीय बनाकर महिलाओं और बच्चों की जो पीड़ा है उसको केंद्र बनाया, और उसमें चटक रंगों, आप लोग देख रहे हैं कई रंगों का इन्होंने प्रयोग किया है, और चटक रंगों का प्रयोग करके देखने वालों की भावना का उभार करके यूनानियों के प्रति सहानुभूति जगाने की इन्होंने जो चित्र बनाया, यह चित्र द मैसेकर एट कियोस द्वीप की है, जहां पर तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला था। तो ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपसे प्रश्न पूछा जाए, यूजीन डेला क्रोवा ने जो चित्र बनाया था वो किस द्वीप की है, तो ध्यान में रखिएगा द मैसेकर एट कियोस द्वीप की है। अब डेला क्रोवा ने इस घटना को नाटकीय बनाकर महिलाओं और बच्चों की पीड़ा को केंद्र बिंदु बनाते हुए चटक रंगों का प्रयोग करके देखने वालों की भावनाओं उभार कर यूनानियों के लिए सहानुभूति जगाने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट जो नाम है वो है योहान गॉटफ्रीड। अब ये कौन थे, तो ये रूमानी चिंतक जर्मनी के दार्शनिक थे।
अब इसको भी ध्यान में रखिएगा, नाम योहान गाडफ्री का, जो ये के रोमानी चिंतक थे, यानी कि रोमांटिक थिंकिंग करते थे ये, और जर्मनी के क्या थे, तो दार्शनिक थे, और दार्शनिक को इंग्लिश में फिलोसफर कहा जाता है। तो इन्होंने यह दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी, यानी कि जो लोगों की जो सच्ची जर्मनी की जो कल्चर है वो आम लोगों, और ने आम लोगों को इंग्लिश में डास्क वोल्ड वर्ड का यूज किया है। तो ध्यान में रखिएगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि डास्क वोल्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आम लोगों से संबंधित है। और राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती है। राष्ट्र के लिए उन्होंने वोल्किस्ट वर्ड का यूज किया है, तो ध्यान में रखिएगा, आम लोगों के लिए डास्क वोल्फ और राष्ट्र के लिए वोल्किस्ट। तो आपसे हो सकता है ये भी पूछ दे, वोल्किस्ट शब्द का यूज निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, तो राष्ट्र के लिए किया जाता है, आप ध्यान में रखिएगा। और जो योहान गाडफ्री थे, उनका कहना था कि जो आम लोगों की जो कल्चर है, जर्मनी का जो सच्ची जर्मनी का जो कल्चर है वो आम लोगों में निहित है, लेकिन जो राष्ट्र का यानी कि नेशन की जो सच्ची आत्मा है वो किस में निहित है, तो फोल्क सॉन्ग में, फोल्क पोएट्री और फोल्क डांस से प्रकट होती है। यानी कि लोग किस प्रकार लोग गीत गाते हैं, काव्य करते हैं और जो नृत्य करते हैं लोग, उसमें राष्ट्र की सच्ची आत्मा निहित है। ये रोमांटिक थे, इसलिए जो भी बातें करते थे रोमांटिक ही तरीके से करते थे, क्योंकि ये रोमानी थिंकिंग करते थे, क्योंकि ये रूमानीवाद थे, और रूमानीवाद जो भी बातें करेंगे वो रोमांटिक तरीके से करेंगे। इसलिए लोक संस्कृति के स्वरूप को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की योजना के लिए आवश्यक था। अब देखिए कि यहाँ पे क्या किया कि लोक संस्कृति के स्वरूप को एकत्र किया और उसको अंकित किया, और ये क्यों जरूरी था, राष्ट्र के निर्माण की योजना के लिए ये सब जरूरी था। इतना ही नहीं, वे ये भी चाहते थे कि जो स्थानीय बोली बोला जाए, यानी स्थानीय यानी लोकल लोक साहित्य को इकट्ठा किया जाए, जिससे जो पुरानी राष्ट्र की भावना जो दबी हुई है उसे जगाया जाए, और जो वर्तमान में राष्ट्रीय संदेश को ज्यादातर लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि जो भी निरक्षर लोग हैं वो भी इसमें भाग ले। और यह बात खास तौर पे पोलैंड पर लागू होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोलैंड। अब हम लोग पोलैंड के बारे में पढ़ेंगे। पोलैंड क्या था? पोलैंड जो था 18वीं सदी के अंत में पोलैंड को रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया था। कब विभाजन किया था? तो 18वीं सदी में पोलैंड जो था क्या था, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया से अलग हो गया था। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना को जीवित रखा। वो क्या था, उसे विभाजन कर दिया था, लेकिन जो पोलैंड जो था अभी भी स्वतंत्र नहीं था, किंतु उसने क्या किया कि जो म्यूजिक और लैंग्वेज के जरिए उसने राष्ट्रीय भावना को जीवित रखा। उसने कहा कि क्या हुआ अगर हमें आज़ादी नहीं मिली, अगर हम एक अलग राष्ट्र नहीं बना पाए, लेकिन हम अपनी राष्ट्रीय भावना को जीवित तो रख ही सकते हैं। अब नेक्स्ट नाम देखिए, कैरोल कुरपिस्की का। कैरोल कुरपिस्की कौन थे? तो इन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष को अपने ओपेरा, ओपेरा एक नाटक होता है, नाटक को कहा जाता है जो गाना गाते हुए लोग नाटक करते हैं, उसे ही ओपेरा कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि लोग बातचीत, जब नाटक होता है तो नाटक में लोग बातचीत नहीं करते हैं और वहाँ पे गाना गाया जाता है। वैसे ही चीज़ों के लिए ओपेरा शब्द का यूज किया जाता है। तो ओपेरा और संगीत से गुणगान किया, और लोक नृत्य पोलेनेस और मजूरका को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। ये ध्यान में रखिएगा कि पोलेनेस और माजूरका, ये दो नाम याद रखिएगा, ये दो लोक नृत्य। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पोलेनेस और मजूरका क्या है, तो ये लोक नृत्य है। और इन दो लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीक में किसने चेंज किया है? तो कैरोल कुरपिस्की ने चेंज किया है। ये बात ध्यान में रखिएगा। और अब हम लोग देख रहे हैं कि अभी हम लोग पोलैंड के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो देखिए कि पोलैंड में क्या हुआ कि जो रूसी कब्जे के बाद, पोलैंड क्या था कि बाद में रूस के कब्जे में आ गया, तो रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूल से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। अब क्या था, रूस क्या था, वो एक बड़ा राज्य था, और वो क्या किया कि
पोलैंड था उसमें पोलिश भाषा को हटा दिया, स्कूल से बच्चों की जो पोलिश भाषा थी उसको हटा दिया और कहा गया कि तुम पोलिश भाषा को यूज नहीं करोगे, अब जो हमारी रूसी भाषा है उसको तुम्हें यूज करना होगा। रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। पोलैंड में विद्रोह हुआ लेकिन रूस के लोग क्या किए, उसे दबा दिए और इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। अब इनके पास कोई चीज नहीं बची हुई थी पोलैंड के पास। अब उन्होंने इसके लिए क्या किया कि एक भाषा को ही, अब उन्होंने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को ही एक अपना हथियार बनाया और चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश भाषा का यूज करने लगे। वो बोले कि नहीं, अब जो है हम लोग रूस की बात नहीं मानेंगे, अब जो है हम लोग विरोध करेंगे और हम अपनी जो भाषा है उसको जरूर करेंगे, लेकिन कहाँ पे, तो वो चर्च में और जो भी धार्मिक शिक्षा में हम लोग पोलिश भाषा का ही यूज करेंगे, रूसी भाषा का यूज नहीं करेंगे। अब इसका नतीजा क्या हुआ कि जो बड़ी संख्या में जो पादरी थे, जो प्रिस्ट से थे और जो बिशप लोग थे, उसको क्या किया, जेल में डाल दिया। कौन, तो रूस के लोग जेल में डाल दिया। पादरी किसे कहते हैं, तो ईसाइयों के धार्मिक गुरु, जिसे आप चर्च में देखते होंगे, एक व्यक्ति होता है जो पवित्र धार्मिक अनुष्ठान करता है, वही पादरी कहलाता है। और बिशप जो होता है, ईसाइयों का सबसे बड़ा पादरी जो होता है, उसे ही बिशप कहा जाता है। तो क्या हुआ कि वो सबको जेल में डाल दिया। अब क्या हुआ कि जो रूसी अधिकारी ने उन्हें सजा देने के लिए साइबेरिया जेल में भेज दिया, क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया। इन्हें तो जेल में डाल दिया, और कौन से जेल में डाला, तो साइबेरिया जेल में डाला। ये ध्यान में रखिएगा कि पादरियों और बिशपों को किसने जेल में डाला था, तो रूसी अधिकारियों ने। और किस जेल में, तो साइबेरिया के जेल में उन्हें डाल दिया। और क्यों डाल दिया, क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा को प्रचार करने से इनकार कर दिया था, पोलिश भाषा का ही इस्तेमाल करते थे, इसलिए उन्हें जेल में डाल दिया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक नाम है वो है जैकब ग्रीम और विल्हेम ग्रीम का। ये दोनों कौन थे, तो जैकब ग्रीम का जन्म 1785 में तथा विल्हेम ग्रीम का जन्म 1786 में हुआ था। कहाँ पे, तो जर्मनी के हनाउ शहर में हुआ था। ये जो पॉइंट है ये आपके बुक के बॉक्स में दिया हुआ था, जो पेज नंबर 15 का है। तो ये जो जैकब ग्रीम और विल्हेम ग्रीम के बारे में आपके बुक में दिया गया था। तो जैकब ग्रीम का जन्म 1785 में तथा विल्हेम ग्रीम का जन्म 1786 में कहाँ हुआ था, तो जर्मनी के हनाउ शहर में हुआ था। इन्होंने 1812 में इन्होंने कहानियों का पहला संग्रह प्रकाशित किया। बाद में दोनों भाई उदारवादी राजनीति में सक्रिय हो गए और इन्होंने 33 खंडों में जर्मन भाषा के शब्दकोश प्रकाशित किया। शब्दकोश को इंग्लिश में डिक्शनरी कहा जाता है। तो शब्दकोश प्रकाशित किया कितने खंडों का, तो 33 खंडों का। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जर्मन भाषा में 33 खंडों का शब्दकोश किसने प्रकाशित किया, तो जैकब ग्रीम और विल्हेम ग्रीम में, दोनों का नाम ध्यान में रखिएगा। तथा प्रेस की स्वतंत्रता के आंदोलन में विशेष रुचि ली को किसने, तो इन दोनों ने। अब नेक्स्ट है ग्रीम बंधु फ्रांस के वर्चस्व यानी कि फ्रेंच डोमिनेशन को जर्मन कल्चर के लिए खतरा मानते थे, यानी कि जर्मन संस्कृति के लिए क्या मानते थे, वो खतरा मानते थे। वो ये मानते थे कि अगर फ्रांस आगे बढ़ा तो ये जर्मन संस्कृति के लिए ये खतरा है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि फ्रांस के वर्चस्व को जर्मन संस्कृति के लिए खतरा कौन मानते थे, तो जैकब ग्रीम और विल्हेम ग्रीम ये दोनों मानते थे कि फ्रांस का जब वर्चस्व बढ़ेगा तो ये जर्मनी की संस्कृति के लिए ये खतरा है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके बुक का है, भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। अब ये सब जब हो रहा था, जब पोलैंड में क्या था, पोलैंड में ये सभी लोग जो विद्रोह कर रहे थे, उसी समय 1830 में यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर आया। जो 1830 का जो वर्ष था वो भयंकर कठिनाइयों का साल था। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई और रोजगार कम थी और नौकर ढूंढने वालों की तादाद अधिक थी। रोजगार कम थी और नौकरी ढूंढने वालों की तादाद अधिक थी।
ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। अब ये सारे पॉइंट्स को सही से सुनिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से जो भी आयातित वस्तुएं आती थी उसे सस्ते कपड़ों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था। इंग्लैंड में क्या था कि मशीन से कपड़े बनते थे। अब लास्ट में क्या हुआ कि यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि इनका उत्पादन ज़्यादातर घरों और छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था, यानी कि कभी कभी वो केवल मशीन का उपयोग करते थे। लेकिन इंग्लैंड में क्या था, ज़्यादातर लोग मशीन से ही कपड़े बनाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या था कि लोग घर और छोटे कारखानों से कपड़े बनाते थे। अब दोनों में प्रतिस्पर्धा होने लगी। अब यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कुलीन वर्ग यानी कि अभिजात वर्ग यानी कि नोबिलिटी अभी भी क्या थे, वो सत्ता में थे, कृषक सामंती शुल्क और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे थे। अब देखिए यहाँ पे, अब यूरोप का वही जहाँ पे भूख, गरीबी और जो कठिनाइयाँ हुई थी, वहाँ के लोग अभी भी कुलीन वर्ग जो थे वो सत्ता में थे। और कृषक वर्ग के साथ क्या होता था, और अभी भी वहाँ पे क्या था कि कृषक लोग जो थे सामंती शुल्क और जिम्मेदारियों के बोझ तले वो दबे हुए थे। खाने पीने की चीजों के मूल्य बढ़ने और किसी वर्ष फसल के खराब होने से शहर और गांव में व्यापक गरीबी फैल गई थी। अब बाद में क्या हुआ कि 1848 में भी खाने पीने की कमी हुई और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर क्या हुए, उतर गए और जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया। अब लुई फिलिप कौन था, तो जब फ्रांस में जुलाई क्रांति 1830 में हुई थी, उस समय लुई फिलिप को संवैधानिक राजतंत्र का अध्यक्ष बनाया गया था। और वही लुई फिलिप क्या हुआ, 1848 में भागने पे मजबूर हुआ, क्योंकि वो क्या था, वो सबकी कमी को पूरी नहीं कर पाता था। और जो पेरिस के लोग भी क्या हुआ, अब सड़क पर उतर गए। और फ्रांस की राजधानी पेरिस है, तो पेरिस के लोग क्या हुए, सड़कों पर उतर गए थे और लुई फिलिप को वहां से भागने पे मजबूर कर दिया। अब लास्ट में क्या हुआ कि राष्ट्रीय सभा यानी नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया और काम के अधिकार की गारंटी दी गई। और उसे कहा गया कि अब जो 21 वर्ष से ऊपर जो सभी पुरुष है उन्हें वोट देने का अधिकार है। और उन्हें यह भी कहा गया कि अब आप लोगों को काम दिया जाएगा जिससे भुखमरी नहीं होगी। अब 1845 में सिलेसिया में विद्रोह। अब देखिए उसी समय, पहले तो 1848 में ये सभी घटना हुई, उससे पहले 1845 में सिलेसिया में एक विद्रोह हो चुका था। 1848 से पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु दाम बहुत कम थे। जो ठेकेदार लोग क्या थे, वो कच्चा माल देते थे और बुनकरों लोग से क्या करते थे, वो बनाया कपड़ा लेते थे, लेकिन उसके बदले वो दाम बहुत कम देते थे। अब इसके कारण जो पत्रकार विल्हेम वोल्फ ने सिलेसिया के एक गांव की घटना बयान की है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिलेसिया के एक गांव की घटना किस पत्रकार ने की थी, तो विल्हेम वोल्फ ने ये घटना लिखी है। घटना क्या था कि 4 जून 1845 को दोपहर 2 बजे की घटना है। बुनकरों की भीड़ अपने घर से निकली और ठेकेदार की कोठी पहुंची। वे ज्यादा मजदूरों की मांग कर रहे थे। सभी तो गुस्सा में थे क्योंकि उन्हें कम दाम में सस्ती उन्हें बनाया कपड़ा वो ले लेते थे ठेकेदार लोग। अब इससे क्या था कि जो भी बुनकर लोग थे वो काफी क्रोधित थे और वो ठेकेदार की कोठी पर पहुंचे और वहां पे वो ज्यादा मजदूर की मांग भी कर रहे थे। अब उसके बाद बहुत सारे टकराव हुए। जो मजदूर लोग थे उनके साथ घृणा का व्यवहार किया गया और उनके साथ धमकियां भी दी जाती थी। लेकिन बाद में जो बुनकर लोग थे वो जबरदस्ती जो बाद में मजदूर लोग थे वो जबरदस्ती घर में घुस गए और जो ठेकेदार की जो खिड़की, फर्नीचर,
सभी चीजें उसने तोड़फोड़ कर दिया। और लास्ट में क्या हुआ, ठेकेदार अपने घर से भाग गया और वो पड़ोस के गांव में चला गया। लेकिन उसके बाद कुछ समय के बाद उसने सेना को बुलाया और उसने क्या किया कि 11 बुनकरों को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। तो सिलेसिया में विद्रोह आप लोगों ने देखा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था 1830 की क्रांति और उसमें हम लोगों ने 1848 की क्रांति के बारे में अभी हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी के कारण जो पेरिस के लोग थे वो सड़क पे आ गए थे और जगह जगह उन्होंने अवरोध लगाया था और लुई फिलिप को क्या किया था, वहां से भागने पे मजबूर कर दिया था। लेकिन जो राष्ट्रीय सभा थी, जो नेशनल असेंबली थी, उसने क्या किया, गणतंत्र की घोषणा की और 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और रोजगार के अधिकार की गारंटी भी की और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने भी स्थापित किए गए। अब क्या हुआ कि जो किसान मजदूर लोग जो विद्रोह कर रहे थे, उसी के समानांतर पढ़े लिखे जो मध्य वर्ग थे उनकी भी क्रांति हो रही थी। अब देखिए, जो यूरोपीय के गरीब बेरोजगार लोग भूखमरी के कारण जो किसान विद्रोह कर रहे थे, उसी के समानांतर मध्य वर्ग के लोग भी क्रांति हो रही थी। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य यानी इंडिपेंडेंस नेशनल स्टेट्स अस्तित्व में नहीं आए थे, तो कौन कौन अस्तित्व में नहीं आए थे, तो जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, ये सभी अभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य नहीं बने थे। अब क्या था कि इन्हीं राष्ट्रों के उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुष ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। अब देखिए, जो उदारवादी थे वो तो एक प्रकार की संविधान की मांग कर रहे थे, वो तो ये कह ही रहे थे कि उन्हें संविधान चाहिए और संविधान के अंतर्गत ही संविधान लागू होना चाहिए। और ये दोनों संविधान की मांग को राष्ट्र के एकीकरण यानी यूनिफिकेशन से जोड़ दिया, क्योंकि बहुत सारे जो राष्ट्र थे वो अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में बटे हुए थे और उसे एक करने की मांग को जोड़ दिया। अब जो क्रांतिकारी उदारवादी थे उसकी क्या मांगे थी उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो राष्ट्र राज्य की मांग को आगे बढ़ाया किसने, तो क्रांतिकारी उदारवादियों ने राष्ट्र राज्य की जो मांग थी उसको आगे बढ़ाया। उसने कहा कि हमें अलग से राष्ट्र राज्य चाहिए, संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की आजादी जैसी संसदीय सिद्धांतों पर आधारित थी। अब क्या था कि जो संविधान, प्रेस की सबको इंग्लिश में फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ द एसोसिएशन भी कहेंगे। तो ये क्या किए इन्होंने कि उन्होंने कहा कि अब यहाँ पे एक संसद होना चाहिए, संविधान होना चाहिए, लोग संगठन बनाएगा, ये सभी की आज़ादी वो चाहते थे। कौन, तो क्रांतिकारी उदारवादी चाहते थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जर्मनी। अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार जर्मनी का एकीकरण हुआ। उसके बाद ये जो है आपका क्रांतियों के युग के अंतर्गत ही ये लास्ट में जर्मनी के बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट दिया गया था। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस जर्मनी के पॉइंट को जो बाद जो फोर्थ जो आप लोग का पार्ट है वो है जर्मनी और इटली का निर्माण। तो ये दोनों एक ही साथ है, तो ये दोनों क्या करेंगे कि हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग तब तक इसको रहने देते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया हुआ है, तो तब तक के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। आपके कमेंट से ही हमें हौसला मिलता है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।